सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। इस फहरिस्त में ओक्लाहोमा और आर्कांसस से गायब हुए लोगों को शामिल किया गया है क्योंकि ओक्लाहोमा और आर्कांसस के बॉर्डर सटे हुए हैं। ऐसे दिखाई पड़ता है कि गायब हुए लोगों की उम्र काफी कम थी, 2 साल से 9 साल तक। लेकिन फिर 1999 में गायब हुए लोगों की उम्र बदलती है और ये काफी जल्दी बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। चार्ल्स वॉरेन, तारीख 20 दिसंबर 1935, हॉट स्प्रिंग आर्कांसस, उम्र 2 साल। मिस्टर एंड मिसेस हैरोल्ड वॉरेन हॉट स्प्रिंग आर्कांसस के बाहरी रूरल इलाके में रहा करते थे। 20 दिसंबर 1935 को हैरोल्ड जंगल में जाता है क्रिसमस ट्री लाने के लिए और ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स ने भी उसका पीछा किया, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं था। यह तीसरी बार था 1 साल के अंदर कि चार्ल्स गायब हुआ था। जब फैमिली को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने लोकल अथॉरिटीज, लॉ इन्फोर्समेंट से मदद मांगी और नेशनल गार्ड्स उनकी मदद के लिए पहुंचे। चार्ल्स के गायब होने के करीब 24 घंटे बाद जब 100 से भी ज्यादा नेशनल गार्ड्स उस जंगल में ढूंढ रहे थे तो वो एक पड़ोसी के फार्म हाउस पर चला गया जो कि उसके फार्म हाउस से 4 मील दूर था। लड़का उनके फार्म हाउस में घुसा जबकि बाहर सर्दी में उसे कई सारे गार्ड्स ढूंढ रहे थे। ये फार्म हाउस उसके फार्म हाउस से करीब 4 मील दूर था। जिस पड़ोसी मिसेस लॉय को वो मिला, उन्होंने बताया कि वो अपने पिता से मिलना चाहता था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ या वो कैसे गायब हो गया इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। चार्ल्स के मिलते ही उसे आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसकी जांच हुई। 22 दिसंबर 1936 के फैटविले डेली डेमोक्रेट्स का आर्टिकल बताता है, लड़का कैसे इस भयानक सर्दी को झेल गया ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहना था W.A. पोजेसर नाम के एक डॉक्टर का जिसने उस दिन उसे चेक किया था। चार्ल्स को ओटमील दिया गया अस्पताल में और वो फिर वहां पर सो गया। लड़का एक बार अपने पेरेंट्स के लिए उठा लेकिन फिर दोबारा सो गया और तब से सुबह तक सोता ही रहा। उसने इस बारे में कभी नहीं बताया कि वो कैसे गायब हुआ। फ्लोरेंस जैक्सन, तारीख 6 सितंबर 1937, जगह ओक ग्रोव आर्कांसस, उम्र 4 साल। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर जैक्सन अपनी बेटी को लेकर अपने घर चेल्सा ओक्लाहोमा से ओक ग्रोव आर्कांसस अपने एक रिश्तेदार से मिलने जाते हैं। मंडे दोपहर 6 सितंबर 1937 को पेरेंट्स फ्लोरेंस के ग्रैंडफादर के साथ शहर के बाहरी इलाके में जाते हैं जो कि काफी जंगली इलाका था और वहां पर एक खाली पड़ी सॉमिल थी। फ्लोरेंस के दादाजी उसे लेकर वीरान पड़ी सॉमिल की तरफ जाते हैं। अभी मील की तरफ वो आधे ही रास्ते पहुंचे थे कि फ्लोरेंस ने कहा कि वो वापस कार में अब पेरेंट्स के पास जाना चाहती है और ये कहकर वो उनकी तरफ दौड़ गई, लेकिन वो कार तक कभी पहुंची ही नहीं। ग्रैंडफादर वापस कार के पास आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ फ्लोरेंस नहीं थी और उन्होंने अथॉरिटीज को बुलाया। बैरीविल और ओक ग्रोव से करीब 400 खोजी फ्लोरेंस को ढूंढने में लग गए। 4 दिनों तक डिप्टीज और वॉलंटियर्स ने लड़की को ढूंढने के लिए ज्यादातर इलाका खोज मारा था। उन्हें एक सबूत मिला। 9 सितंबर 1937 के जॉपलिन ग्लोब के आर्टिकल में लिखा है, छोटी लड़की के शूज और स्टॉकिंग्स ट्यूसडे दोपहर को खोजियों को मिले। जहां ये मिले
वो जगह उसके गायब होने से करीब आधा मील की दूरी पर थी, लेकिन आज रात उसके बारे में कोई भी निशान नहीं मिला। जहां स्टॉकिंग मिले वो काफी ऊंचाई वाला रास्ता था और दोनों स्टॉकिंग एक दूसरे से 15 यार्ड्स की दूरी पर थे। शेरिफ मॉरिस ने बताया पहाड़ी ढलान की नीचे की ओर करीब चौथाई मील दूर उसके शूज मिले। इन चीजों ने खोजियों को हैरान कर रखा था कि एक छोटी लड़की अपने स्टॉकिंग्स 15 यार्ड की दूरी पर क्यों उतारेंगी। ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसे उठाकर ले गया था और रास्ते भर में उसके स्टॉकिंग्स और शूज उतारता रहा। लेकिन वो 4 साल की लड़की थी और ये कोई आसान काम नहीं था। खोजी भी उसे ढूंढने में असहाय थे क्योंकि जिस दिन वो गायब हुई उस दिन ओक ग्रूव के एरिया में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई। जॉबलिन ग्लोब अखबार में ये भी लिखा था, मैं मानता हूँ कि वो जिंदा है, शेरिफ मॉरिस ने कहा, लेकिन लड़की को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। ये इलाका काफी जटिल है। फ्लोरेंस की गायब होने की जगह से 7 मील दूर एक किसान की पत्नी अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी उसे ऐसे लगा कि उसे कोई बुला रहा हो। मिसेस A.W. गॉडविन अपने घर इंडियन क्रीक से बाहर आई और उन्होंने एक नंगने लड़की फ्लोरेंस जैक्सन को देखा जो मदद के लिए कह रही थी। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके बाल भी उलझे हुए थे। उसके हाथ में एक टमाटर था। उसने मिसेस गॉडविन को बताया कि उसे नहीं लगता कि वो ये नदी पार कर पाएंगी और उसने उन्हें वहां आकर उसे लेने के लिए कहा। औरत वहां गई और उसने लड़की को उठाकर इस तरफ लाया और अपने फार्म हाउस पर ले गई। अथॉरिटीज को तभी बता दिया गया। फ्लोरेंस ने गॉडविन को बताया उसने जंगली अंगूर, टमाटर जैसी चीजें खाई थी। मिस्टर एंड मिसेस जैक्सन गॉडविन के फार्म पर आए और वो फ्लोरेंस से मिले। उसे लोकल अस्पताल में ले जाया गया। उसके पूरे जिस्म पर कटने के निशानात थे और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन इसके अलावा वो ठीक थी। जब फ्लोरेंस लोकल अस्पताल में थी तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स आए और उससे पूछताछ करने लगे। पुलिस के वहां होने से इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि उसे उठा लिया गया होगा और वो उसकी पूरी कहानी सुनना चाहते थे। द नॉर्थ वेस्ट आर्कांसो टाइम्स ने 11 सितंबर 1937 में इसके बारे में एक लंबी सी कहानी छापी, जिसमें से कुछ यहाँ पर है। लोकल ऑफिसर्स ने उसकी बात सुनी इस नज़रिए के साथ कि उसे टेम्परेरीली अगवा किया गया होगा, लेकिन ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि उसके साथ उन जंगलों में क्या हुआ था। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि एक रात उसने कहा कि वो एक लकड़े पर या उसके अंदर सोई थी। जब एक बार फिर से अंधेरा छाया तो उसने बताया कि वो एक झाड़ पर चढ़ गई थी। एक रात उसे याद पड़ता है कि वो एक सपाट चट्टान पर सोई थी। मुझे ठंड लगी और मैंने माँ को आने के लिए कहा। ये क्लियर नहीं है कि वो अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी या फिर कोई और था उस एरिया में जिसे वो आने के लिए कह रही थी। आगे आर्टिकल कहते हैं, एक बार उसने जंगल में 2 अजीब आदमियों को देखा। इस बारे में भी ये बात क्लियर नहीं है कि उनके बारे में क्या अजीब था। और इसके आगे फ्लोरेंस का बयान और भी ज़्यादा रोचक हो जाता है। उसने बताया कि वो जंगल में काफ़ी अंदर एक घर के अंदर उसने एक रात बिताई, जहां उसे एक ब्लैक आदमी और औरत उठाकर ले गए थे। उन्होंने मुझे बिस्तर पर सुलाया और सुबह में मुझे खाने को दिया और फिर उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। इस पर मैं गुस्सा हो गई और उन्हें अपने हाथों से मारने लगी, उसने बताया। इस कहानी को लिखने वाले शख्स ने बताया कि वो नहीं बता सकता कि इसमें से कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। ऐसा शख्स जिसने कई सारे बच्चों का उन्हें गायब होने और मिलने के बाद उनके ऊपर रिपोर्टिंग की हो और उसे किसी किस्म के गुनाह की कोई बू आ रही हो, तो मुझे लगता है कि उस पर यकीन कर लेना चाहिए। मेरा मानना है कि फ्लोरेंस के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थी और उसका सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो निगेटिव एक्सप्रेशंस उसके बाहर ना आ सके। वो शायद सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन
शायद उसका दिमाग उससे ये करने नहीं दे रहा हो। लॉयड नील हॉकिंस, तारीख 21 अक्टूबर 1945, जगह किमियाची माउंटेन्स, ओक्लाहोमा, उम्र 9 साल। 21 अक्टूबर 1945 को लॉयड सोनी हॉकिंस किमियाची माउंटेन ईस्टर्न ओक्लाहोमा पहुंचा, जहां उसके अंकल और उनके कुत्ते उसका इंतजार कर रहे थे। वो दिन गिलहरियों के शिकार करके बिताने वाले थे। किमियाची पहाड़ों को जाना जाता है अपने सख्त और घने झाड़ियों की वजह से। ये पहाड़ सीधे आर्कांसो के बॉर्डर पर है और ये दोनों स्टेट्स के बीच एक नेचुरल डिवाइडर का काम करते हैं। सोनी यहाँ से 10 मील दूर साउथ ईस्ट में टालिहीना ओक्लाहोमा में रहता था और उसने वहाँ से वो ट्रिप इन पहाड़ों में अपने अंकल के साथ पैदल चलते हुए बिताई थी। किसी एक पॉइंट पे वो आकर रुक गए और एक नदी के पास आकर उन्होंने पानी पीने का सोचा। सोनी पानी ही पी रहा था कि तभी उनके एक कुत्ते ने एक गिलहरी के पीछे लपका और उसे एक पेड़ के पास ले जाकर पटक दिया। सोनी के अंकल रिचर्डसन ने यह देखी और उन्होंने सोनी से कहा कि वो जाके उस गिलहरी को ले आए। रिचर्डसन ने जब उसे देखा तो आखिरी बार वो कुत्ते का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब रिचर्डसन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर गिलहरी है, लेकिन सोनी गायब था। उसने सोचा कि वो यहीं कहीं गया होगा, इसलिए कुछ वक्त तक वो वहीं पर रुका। लेकिन 5-10 मिनट रुकने के बाद भी जब सोनी नहीं आया तो रिचर्डसन ने उसे आवाज़ें लगाई और कुत्तों ने भी उसे ढूंढा। काफ़ी वक्त तक ढूंढने के बाद रिचर्डसन ने सोचा कि अब उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो पास ही के गांव गया मदद लाने के लिए। रात होते होते सर्च पार्टीज ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन तभी वहां पर भयानक बारिश शुरू हो गई। ये सोनी को ढूंढने के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं था। सोनी को ढूंढने में ओक्लाहोमा हाईवे पेट्रोल सबसे मेन एजेंसी थी। मिसेस क्लॉड हॉकिंस, जो सोनी की माँ थी, वो बिन थके खोजियों के साथ दिन रात काम किया करती थी सोनी को ढूंढने के लिए। टेक्सास, आर्कांसा और ओक्लाहोमा से कई सारे फौजी भी आए जिन्होंने सोनी को ढूंढने में मदद की। इसके अलावा आर्मी सोल्जर्स जो कि कैंप मैक्सी में थे और कैंप शेफी में थे, उन्हें भी सप्लीमेंट के तौर पर भेजा गया और 150 से ज़्यादा लोगों ने खोए हुए बच्चे की तलाश की। सोनी को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। आर्मी के 2 लोग, हर्शेल्स किरकुड और क्लॉड बसबी, कैंप शेफी आर्कांसो से इनका ताल्लुक था और ये पहाड़ी इलाके में ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें किमियाची पहाड़ों की एक ऊंची जगह में एक जगह पर लड़का सोया हुआ दिखा। सोल्जर वहां पहुंचे तो उनका कहना था कि तब उसकी नब्ज चल रही थी। उन्होंने तुरंत उसको उठाया और नज़दीक के हाईवे पर गए और वहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके मरने की वजह ठंड है। 24 अक्टूबर 1945 का नेवाडा स्टेट जनरल अखबार इस रिपोर्ट को छापता है और इसमें उसके बॉडी की कंडीशन कुछ इस तरह बताई गई है। लड़के की बॉडी पर खरोचों के निशान थे और वो काफ़ी लाइट वेट महसूस हो रहा था। साथ ही उसके तमाम कपड़े भी फट चुके थे। ऐसे लग रहा था कि उसने कई सारे घंटे कपकपा देने वाली सर्दी में बिताए हो। केस समरी। सोनी हॉकिंस की गुमशुदगी में काफ़ी सारे पहलू ऐसे हैं जो मुझे कश्मकश में डालते हैं। सोनी के अंकल ने ये बात साफ तौर पे कही है कि सोनी कुत्ते के पीछे गिलहरी के लिए भागा था और उन्होंने उसे भागते हुए भी देखा था, लेकिन 5 मिनट बाद जब वहां पर वो पहुंचे तो लड़का गायब था। उन्होंने उसे कई आवाज़ें दी, कुत्तों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है कि एक 9 साल का लड़का अगर आवाज़ दी जाए और वो वापस आवाज़ ना दे? अगर वो आवाज़ को सुनता तो ज़रूर वो आवाज़ देता था
और 5 मिनट में भले ही आप कितनी दूर जा सकते हैं, क्या आप एक बड़े आदमी की चीख पुकार भी ना सुन सके। सॉनी जहां से गायब हुआ था वहां से 4 मील दूर मिला। एक 9 साल के लड़के में इतनी तो बुद्धि होती है कि वो अगर गुम हो जाए तो वहां से इतनी दूर ना जाए, और ख़ासकर नदी को तो बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि नदी ही उसके बाहर निकलने का इकलौता ज़रिया होती है। लेकिन नदी को छोड़कर पहाड़ों में चढ़ना ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। तीसरी और सबसे डिस्टर्बिंग बात इस कहानी की ये है कि सॉनी की बॉडी के रिपोर्ट में लिखा है कि उसके बॉडी पे कई सारे जख्म के निशानात थे और उसके कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे। मैं खुद कई बार किमियाची गया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे झाड़ियाँ तो है लेकिन इतनी नहीं कि उसका ये हाल करती, और कई सारी छोटी बड़ी पगडंडियाँ भी हैं और कई सारा मैदानी इलाका भी है। ये बात भी समझ नहीं आती कि वो साफ इलाका छोड़कर ऐसी जगह से क्यों चढ़ा जहाँ कई सारी झाड़ियाँ थी। एक 9 साल के लड़के को जंगल और हाइकिंग से जुड़े सारे खतरों के बारे में पता होता है, लेकिन इन सारी मालूमात के बाद भी वो इस तरह से फंसा। सॉनी जानता था कि अपने अंकल की आवाज़ देने पर उसे क्या जवाब देना है, लेकिन उसने नहीं दिया, और ये काफ़ी बड़ी चिंता की बात है। कैथरीन वैन अल्स्ट, तारीख 16 जून 1946, जगह डेविल्डन स्टेट पार्क, आर्कांसो, उम्र 8 साल। वैन अल्स्ट फैमिली अपने घर कैंसस सिटी से छुट्टियां मनाने वेस्टर्न आर्कांसो गए। वो डेविल्डन स्टेट पार्क पहुंचे और वहां उन्होंने 5 लोगों के लिए कैबिन लिया। सामान अनपैक करने के बाद पिता जॉन वैन अल्स्ट ने 13 साल की जीन, 11 साल के बॉबी और 8 साल की कैथरीन को लेकर ली क्रीक एरिया की तरफ गए, जहां एक छोटा सा डैम था। एक बार जब बच्चे डेविल्स डेन डैम पहुंच गए तो उन्होंने वहां पानी में खेलना शुरू किया और कैथरीन जाकर गहरे पानी की तरफ गिर गई, जहां माना जाता है कि उसे एक अननोन औरत ने पकड़कर वहां से बाहर निकाला और उससे कहा कि वो गहरे पानी में ना खेले। कैथरीन ने उसकी बात सुनी और वो डैम की नीचे की तरफ चली गई, जहां पानी कम था। निचले बहाव में काफ़ी सारे पत्थर और रेतीली इलाका था। यह आखिरी बार था जब कैथरीन को देखा गया। कुछ देर बाद कैथरीन के भाई को यह महसूस हुआ कि कैथरीन गायब है, तो उसने पिता को बताया। बहुत ही कम समय में कई सारे लोग कैथरीन को ढूंढने के लिए आगे आए। जब इनिशियल सर्च में वो नहीं मिली तो उन्होंने काउंटी शेरिफ और स्टेट पार्क रेंजर की मदद ली और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज खोज शुरू की। 18 जून को वाशिंगटन काउंटी शेरिफ कैप गली इस खोज के इंचार्ज थे और उन्होंने अपना सारा फोकस 16 फीट गहरे पानी में लगाया हुआ था, जो डैम की निचली साइड पर था। उनका ये मानना था कि कैथरीन डूब गई होंगी। द मोबरली मॉनिटर अखबार ने इस बारे में लिखा कि शेरिफ कैप गली का मानना है कि ये काफ़ी अनलाइकली है कि लड़की जंगली इलाकों में गई होंगी और ऐसा लगता है कि वो यहीं डूब गई है। इसी समय में अखबारों ने ये भी लिखा था कि कैथरीन के पिता का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और उन्हें भी डॉक्टर की केयर में रखा गया है। शेरिफ गली ने किसी तरह पानी को हटवाया और उन्होंने वहां देखा कि कैथरीन वहां नहीं डूबी है, कम से कम उस लोकेशन पे तो नहीं डूबी थी। शेरिफ और उसके असिस्टेंट्स का सारा ध्यान पानी पर ही था, लेकिन थोड़ी बहुत खोज जंगलों की तरफ भी हो रही थी। आर्कांसो स्टेट पार्क सिस्टम के सुपरिंटेंडेंट ने शेरिफ गली से बात की और आर्कांसो पार्क डायरेक्टर विलियम बी हॉलमैन शेरिफ गली के साथ ढूंढने लगे। अब पुलिस के कुत्ते, नेशनल गार्ड ट्रूप्स और कई दूसरे लोग पहाड़ों में लड़की को ढूंढने लगे। 22 जून को आर्कांसो टाइम ने एक स्टेटमेंट छापा जिसमें कहा गया था, हॉलमैन का कहना है कि इस बात की भी संभावना है कि कैथरीन को वहां से गुजर रहे किसी मोटरिस्ट ने या किसी और शख्स ने उठा लिया हो।
जब राहत और बचाव कार्य वाले लोग किसी तरह के अपहरण की बात करने लगे तो ये एक साइन होता है कि शायद जिसे ढूंढा जा रहा है वो कभी ना मिले। सैटरडे 22 जून करीब 3:30 बजे खोजियों का एक दल जहां कैथरीन को आखिरी बार देखा गया था उस जगह से 7 मील दूर घनी झाड़ियों में उसे तलाश कर रहा था और वो कैथरीन का नाम लेकर उसे आवाजें दे रहे थे कि तभी कैथरीन ने कहा, मैं यहाँ हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्केंसो के स्टूडेंट पोर्टर चैडविक वो पहले शख्स थे जिसने कैथरीन को ढूंढा था। वो बस बाथिंग सूट पहने हुए थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और उसकी पूरी बॉडी पर स्क्रैचेस थे और उस पर कीड़ों के काटने के भी निशानात थे। सेंटा फे न्यू मैक्सिकन ने 24 जून को ये कहानी छापी। अगर जहां से वो गायब हुई थी वहां से एक सीधी लकीर खींची जाए तो वो करीब 7 मील दूर मिली थी, लेकिन खोजियों का मानना था कि उसने कई डजन मील का फासला तय किया होगा और जंगलों से गुजरती हुई वो यहाँ पहुंची होंगी। ये इलाका डेविल डैम की निचली एरिया था। कैथरीन का बाद में लॉ इन्फोर्समेंट से इंटरव्यू लिया गया और उसने कहा कि उसे भी याद है कि वो पहली रात गर्म घास पर सोई थी, लेकिन उसके बाद के कुछ दिन या रातें उसे नहीं याद। उसने ये भी बताया कि उसे एक केव भी मिली थी जहाँ उसे कुछ बेरीज भी मिली जिन्हें खाकर वो अभी तक जिंदा थी। केस समरी। कैथरीन वैन अल्स्ट का ये केस 1946 में एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन गई थी। एक 8 साल की लड़की जो 6 दिनों तक बिना शूज़, बिना पैंट्स, बिना कोट जंगल में जिंदा थी, जबकि ये पहली बार था कि वो किसी जंगल में गई हो। रेस्क्यूअर्स का मानना था कि कैथरीन ने 24 से 36 मील के बीच वहां पहुंचने तक इतनी दूरी तय की होंगी, और ये सब भी तब जब उसने बिल्कुल भी शूज नहीं पहने थे। लड़की घने जंगलों और कटीली झाड़ियों से होती हुई उस जगह पर पहुंची थी, और वो जगह करीबन 600 फीट ऊंची थी, उस जगह पर जहां लास्ट बार उसे देखा गया था। कैथरीन वैन अल्स्ट ने हर एक सर्च एंड रेस्क्यू एक्सपर्ट को हिला डाला था। एक 8 साल के बच्चे के गायब होने से उन्हें जो कुछ उम्मीदें थी, कैथरीन ने वो सारी तोड़ डाली थी। क्या ये मुमकिन है कि इससे पहले वो कभी जंगल में नहीं गई? फिर उसे कैसे ये पता कि उसे कौन सी बेरीज खानी चाहिए थी? कैथरीन को 2 दिनों तक अस्पताल में रखा गया, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल एक्सीलेंट थी। हालांकि उसके बॉडी पर कई सारे कट्स और घाव थे, लेकिन उसे डिहाइड्रेशन या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ लापता लोगों की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द हमें 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें।